काफी मशक्कत के बाद बाइक चालू हो गई। सतीश काफी देर से परेशान था कि यह चालू क्यों नहीं हो रही। पिछले हफ्ते ही तो इसका सर्विसिंग कराया था। बाइक जैसे ही चालू हो गई उसमें थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ गई। सुनसान जंगल और रास्ता खराब, उसमें किसी का साथ ना होना, लेकिन गाड़ी की आवाज़ से मन में डर की जगह नहीं बनती। लगता है कि कोई साथ में है। रास्ता दोनों तरफ से जंगल और बहुत ज़्यादा टर्निंग था। उसकी वजह से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब सतीश गाड़ी चलाकर थक चुका था। थोड़ी देर कहीं आराम करना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई चाय की टपरी या ढाबा भी नहीं था जहाँ थोड़ा रुककर फिर से आगे का रास्ता पूरा किया जाए। ऐसा सोचते ही जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। सामने एक मोड़ पर छोटा सा ढाबा दिखा। सतीश ने सोचा क्यों ना आराम से चाय पिया जाए और कुछ बिस्कुट खाया जाए। वो सामने जाकर गाड़ी पार्क करता है और ढाबे के अंदर जाता है। ढाबा बहुत पुराना था। यहाँ वहाँ जलने की कालीख लगी थी। शायद जो चूल्हा जलता है उसकी थी। टूटे से लकड़ी के टेबल थे। छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में सतीश ने बैठने की जगह ढूंढ ली। लाइट नहीं थी। वैसे जंगल में कहाँ से होगी लाइट? ऐसे अपने मन में सोचकर वो खुद को दिलासा दे रहा था। बोलो साहब, क्या लोगे? एक बूढ़ा आदमी सतीश के पास आकर पूछता है। चाय मिलेगी? सतीश जोर देते हुए बोला। वो बूढ़ा चाय लाने के लिए अंदर चला गया। तभी सतीश ने साथ में लाए बिस्कुट अपनी बैग से निकालकर टेबल पर रख दिए। बूढ़ा चाय लेकर आया और सतीश ने बिस्कुट खत्म किए और अब बिल देने काउंटर के पास गया। साहब, आप कहीं दूर से आए लगते हैं और आगे भी जाना है क्या आपको? बूढ़ा ज़रा धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। हाँ, वैसे मुझे आगे और शहर तक जाना है। शायद सुबह हो जाएगी पहुंचने के लिए, इसलिए यहाँ रुककर चाय पीने का सोचा। वैसे चाय अच्छी थी। सतीश ने बूढ़े बाबा की थोड़ी तारीफ की। ये तो मेरा रोज़ का काम है साहब, लेकिन आप अब आगे का सफ़र इतनी रात को अकेले मत करना साहब। बूढ़ा ज़रा सहम कर बोला। क्यों, क्या हुआ? कोई जंगली जानवर या फिर जंगल में कोई आदमखोर शेर वेर रहता है क्या? सतीश ने सहजता से पूछा। नहीं साहब, उससे भी बुरा और भयानक। सामने जंगल पर एक मोड़ पर सब कहते हैं वहाँ कोई है जो लोगों को अचानक गायब करता है और उसके बाद मार डालता है। जंगल के उस मोड़ पर कभी रामदास का ढाबा हुआ करता था साहब। वो एक बार अपना ढाबा बंद कर रहा था कि अचानक एक बड़ा सा ट्रक उसके ढाबे में घुस गया। ढाबा और वो ट्रक धू धू कर जलने लगा। रामदास और ट्रक ड्राइवर और उसका साथी, तीनों की वहीं मौत हो गई। ढाबा जलकर राख हो गया साहब। उसको मरे हुए कई साल हो चुके हैं। वहाँ अब कोई ढाबा नहीं साहब, लेकिन रात को जाने वालों को वो चाय पर रुकने को बोलता है और बाद में उनकी लाश वहीं पहाड़ी पर कहीं मिलती है दूसरे दिन। बूढ़ा पूरी बात बता चुका था। कुछ भी ना, अब भी आजकल कहाँ भूत प्रेत पर यकीन कोई थोड़ी करता है। दुनिया चांद पर पहुंच गई। आपको यहाँ ढाबे पर ये सब कैसे पता चलेगा? बाहर निकलो तो पता चलेगा। सतीश ने उनको थोड़ा ज्ञान दिया, मगर उसकी आवाज़ से ही समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो भी डर रहा था। नहीं साहब, आप मेरे लड़के के उम्र के हो, इसलिए बता रहा हूँ। आप आगे मत जाओ। यहाँ मेरे ढाबे पर रहने का इंतज़ाम है। पैसे भी मत देना, लेकिन
आप उस रास्ते पर अभी मत जाओ साहब, वो बूढ़ा लगभग गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। सतीश मन में सोचने लगा कि ये बूढ़े की एक्स्ट्रा पैसे कमाने की चाल लग रही है। वो आगे बोला, नहीं, मुझे नहीं रुकना, आप अपने पैसे ले लो और मेरी छुट्टी करो। पैसे देकर सतीश बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी और बाहर घना अंधेरा था। गाड़ी पर बैठते हुए उसने ढाबे की ओर एक नजर डाली। वो बूढ़ा आदमी सतीश की तरफ आशा भरी नजर से देख रहा था। एक बार सतीश के मन में भी आया कि शायद उस बूढ़े की बात में जरा भी सच्चाई हुई तो आज मेरी मुलाकात किसी ऐसी चीज से होने वाली है जिसे उसने पहले कभी नहीं महसूस किया। उसने बाइक की चाबी लगाई और चालू की और अपने रास्ते चल पड़ा। लेकिन उसके मन के एक कोने में कुछ डर सा बैठ गया था। सतीश अब घने जंगल में पहुंच गया था। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी जरा धीरे चला रहा था। उसको लगा कि सामने रोड पर कोई बैठा है। वो चौंक गया। डर ने जैसे उसको अपने कब्जे में कर लिया था। धड़कनें तेज हो चुकी थीं। ठंडी हवा में भी उसको पसीना आने लगा। लेकिन ये क्या, वो सफेद कपड़ों में जो बैठा था वो उसकी तरफ ही आ रहा था। सतीश ने अपनी गाड़ी स्टैंड पर लगाई और भागने की तैयारी कर रहा था कि अचानक सामने से आवाज आई, भाई साहब। अब सतीश रुक गया। उसका डर थोड़ा कम हो गया। वो सफेद कपड़ों में एक 25 से 30 साल का लड़का था। उसके कपड़ों पर खून के दाग थे और कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। वो सामने आया और बात करने लगा, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, अंधेरे में देख नहीं पाया और सीधा जाकर एक गड्ढे में गिर गया। मुझे बहुत चोट आई है, क्या आप मुझे शहर तक पहुंचा सकते हैं? सतीश गाड़ी से उतरकर सामने देखने गया। उसकी बाइक नीचे गिर चुकी थी और बहुत पुरानी लग रही थी। नंबर प्लेट भी नहीं था। आग में जैसे झुलसती है वैसी ही लग रही थी। सतीश को उस पर तरस आया। सोचा कि चलो एक पार्टनर मिल जाएगा तो डर लगने की भी कोई बात नहीं होगी। सतीश ने उसको अपनी बाइक के पीछे बैठाया और दोनों शहर की ओर चल दिए। सतीश ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम करते हो? जी मेरा नाम रोहन है, मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ। रोहन ने एक झटके में बोल दिया। उसकी आवाज़ ज़रा दबी सी लग रहे थे, जैसे धूल मिट्टी में काम किया हो और गला बैठ सा गया हो वैसे। रोहन ने पीछे से अपने जेब से सिगरेट निकाली और सतीश को भी देने को हाथ आगे किया। उसका हाथ चला हुआ था और उसके हाथ में जो सिगरेट थी वो एक बहुत पुरानी ब्रांड थी जो अब बंद हो चुकी थी। सतीश ने पूछा, ये हाथ कैसे जला तुम्हारा? और ये सिगरेट काफ़ी पुरानी लग रही है, इसका तो ब्रांड भी अब बंद हो चुका है, ये तुमको कहाँ से मिली? रोहन ने ज़रा हड़बड़ाते हुए कहा, ये वो मैंने एक ढाबे वाले से ली थी, यहीं पीछे पड़ता है, सस्ते में दे रहा था तो मैंने खरीद लिया। सतीश ने फिर सवाल किया, ये जो तुम्हारी बाइक थी वो भी काफ़ी पुरानी लग रही थी, सच में चल रही थी या कहीं से ऐसे ही उठाई और लेकर भाग आए? सही सही बताओ। रोहन अब थोड़ा हिम्मत जुटाकर कह रहा था, अरे नहीं भाई, वो मेरी ही है, थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी चलती है। अब सतीश थोड़ा चुप हो गया और अंधेरे में से रास्ता देखकर गाड़ी चलाने लगा। उसके मन में अचानक आया कि रोहन की गाड़ी जैसे लग रही थी कि वो कितने सालों से वहाँ पड़ी है और अभी चलने वाली बाइक तो नहीं लग रही थी।
उसके हाथ में सालों पुराना सिगरेट का ब्रांड पैकेट, और उसको वो कहाँ से मिला होगा। और वो पिछले ढाबे की बात कर रहा था, तो किस ढाबे की बात कर रहा था? कुछ सोचकर सतीश के मन में एकदम से भयानक तरह की डर की तस्वीर सामने आई। कहीं उसने किसी भूत को तो नहीं बिठाया अपने पीछे? वो एकदम से ठंडा पड़ गया। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा। पीछे रोहन बैठा था। सतीश ने गाड़ी रोकी और हल्का होने का कहकर उतर गया। जैसे ही वो गाड़ी की ओर मुड़ा, उसके मुंह से चीख निकल आई। वो बहुत डर गया। रोहन के पैर देखा तो उल्टे थे, लेकिन ऊपर देखा तो रोहन उल्टा बैठा था। सतीश की जान में जान आई। उसने रोहन को डांटा, तुम्हारा दिमाग तो सही है? मैं कितना डर गया तुम्हारे पैर उल्टे देखकर। तुम उल्टे क्यों बैठे हो बाइक पर? रोहन ने माफी मांगी। अरे भाई माफ करो, मैं पीछे से कोई आ रहा था कि नहीं ये देखने की कोशिश कर रहा था। इतने में तुम आ गए। तुम भूतों से डरते हो क्या? क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? सतीश ने जवाब देते हुए गाड़ी चालू किया। दोनों बैठ गए। रोहन को चुपके से देखकर तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। सतीश में थोड़ी हिम्मत आ गई। वो अब धीरे धीरे रोहन से बातें करने लगा। रोहन, तुम हमेशा इस रास्ते से गुजरते हो, तुम्हें कभी भूतों से मुलाकात नहीं हुई? वो रामदास ढाबे वाले का भूत, उस मोड़ पर जंगल में वो एक बार ढाबे वाला कह रहा था कि वहाँ कोई है जो लोगों को मार डालता है। रोहन एकदम से चुप हो गया। फिर बाद में बोला, हाँ मैंने भी सुना है। आप भी वो ढाबे वाला अगर चाय पर रोके तो मत रुकना, वहाँ पर मौत है भैया, मौत। और रोने लगा। सतीश ने उसको चुप करते हुए कहा, क्या तुमने उसको कभी देखा है, कभी महसूस किया है? तभी सामने से एक टेम्पो वाला पास से गुजरा और सामने जाकर रुक गया। टेम्पो से एक आदमी उतरा, लेकिन सतीश का दिमाग चलना बंद हुआ। ये वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। वो सामने से आगे जाकर जंगल में गायब हो गया। सतीश को लगा कि शायद उसके ढाबे पर नहीं रुका, इसलिए नाराज हो गया है। कुछ आधा घंटा बाइक चलाने के बाद देखा कि सामने मोड़ पर बहुत रोशनी दिख रही है, और वो मोड़ पर लिखा हुआ बोर्ड दिखा, रामदास का ढाबा। लेकिन वो ढाबे को देखने के चक्कर में सतीश वो बोर्ड पढ़ नहीं पाया। वहां देखा तो एक बड़ा सा ढाबा था। दूर से देखा तो कुछ लोग वहां बैठे थे, लेकिन सन्नाटा था वहां बहुत। सतीश ने थोड़ा रुकना ही बेहतर समझा। साथ में रोहन था, तो अब सतीश को डर नहीं लग रहा था। सतीश ने अपनी बाइक साइड में लगाई और उतरकर पीछे देखा तो रोहन गायब था। सतीश को लगा कि उसको भी जल्दी ही हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई होगी, इसलिए भागा होगा वो। एक आदमी उसको पूछने आ गया, साहब चाय पियोगे? सतीश ने कहा, नहीं मैं अभी पी कर आया हूँ। तभी वो आदमी ज़रा गुस्से से बोला, क्यों साहब, उस ढाबे वाले ने रामदास ढाबे के बारे में बताया क्या? वो हमेशा मेरी बदनामी करते रहता है और मेरे ग्राहक भगाता है। आप आओ साहब, बैठो तो। सतीश को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोहन और वो ढाबे वाला सच बोल रहे थे या झूठ? रामदास का ढाबा तो यहाँ है, फिर वो दोनों उसकी बुराई क्यों कर रहे थे? यहाँ तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। सतीश को अब बहुत बड़ा झटका लगा, मानो उसकी जान ही निकल गई थी। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर एक कोने में उसको सफ़ेद कपड़ों में बैठा हुआ एक लड़का दिखाई दिया। वो रो रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे।
कुछ जगह से जले हुए थे। सतीश ने थोड़ा गौर से देखा तो वो थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। अरे ये तो रोहन था, ये यहाँ कैसे आया? वो तो बाहर था। सतीश रोहन के पास जाकर बैठ गया। रोहन पूरी तरह आग में जैसे झुलसते हैं वैसे दिख रहा था। ये सब देखकर अब सतीश को समझते देर नहीं लगी कि वो अब फंस चुका था। रोहन जो मिला था उसे रास्ते में, वो भी रामदास के ढाबे का ही शिकार था। सतीश ने भागना चाहा, तभी वहां रामदास आ गया। साहब, चाय पीना है या नहीं, या इरादा बदल दिया? वो अब जबरदस्ती पर उतर आया। सतीश जैसे कुछ भी नहीं हुआ ऐसे जाकर वहीं एक टेबल पर बैठ गया। उसके सामने एक और आदमी बैठा था। उसने अपना सिर उठाया। डर से सतीश के हाथ का कप उसके शर्ट पर गिर गया। वो कांपने लगा। ये देख रामदास बोला, रुको, मैं दूसरी चाय लेकर आता हूँ। सामने वो टेम्पो वाला आदमी था। वो कोई और नहीं बल्कि वो पहले ढाबे वाला आदमी था जिसने सतीश को अपने ढाबे पर रात को रुकने को कहा था। अब जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी सतीश की। रामदास को अंदर जाते ही सतीश वहां से भाग खड़ा हुआ और ढाबे के पीछे जाकर छिप गया। उसने जो कुछ भी सुना था वो सच था। वो ढाबे वाला और रोहन अब जिंदा नहीं बचे थे। दोनों भी उसको बचाना चाहते थे, लेकिन अब क्या, वो तो अब फंस चुका था। क्या करे? वो यही सोच रहा था कि रामदास के चिल्लाने की आवाज आई, कहाँ भाग गया? तुम्हारा वक्त हो चुका है, वो आते ही होंगे। इतने में बहुत जोर की आवाज करते हुए एक बड़ी सी ट्रक रास्ते से आ रहे थे। वो ऐसे आ रहे थे कि जैसे उस पर किसी का कंट्रोल ही नहीं है। ट्रक तेजी से ढाबे की तरफ आया और सीधा ढाबे में घुस गया और जोर का धमाका हुआ। पूरा ढाबा जलने लगा। ट्रक की जोर की टक्कर से सतीश, जो पीछे छुपा बैठा था, वो कहीं दूर जाकर गिर गया। कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो गया। ढाबा आग में झुलस गया। सुबह होने वाली थी। सतीश को होश आ रहा था। उसके बगल में कुछ लोग खड़े थे और एक एम्बुलेंस। लोगों ने सतीश को एम्बुलेंस में रखा और वो जोर का आवाज करते हुए निकल गए। वहां रामदास का ढाबा नहीं था। अगर वहां कुछ था तो बस वो खाली जगह जहां रामदास की रूह लोगों को फंसाकर उनको मार डालती थी। लोग आज भी यही कहते हैं, वहां कोई है जो बहुत ही डरावना है, कातिल है, लेकिन कुछ ही बचते हैं सतीश जैसे नसीब वाले। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था, ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहना चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था। तभी उसने हाथ दिया। निशान गाड़ी नहीं रोकना चाह रहा था, लेकिन अचानक वो आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। क्या मरना है क्या? वो आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
परेशान है, फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है, और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? इस अमावस्या की रात मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहने वो कोई तांत्रिक था। गले में कोई छोटी सी बड़ी माला थी, और फिर हाथ की हर उंगली में अंगूठे। उसका रंग भी सांवला था, आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो थोड़ा बैठाने पर भी मजबूर हो चुका था। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा यहीं पर, वो सामने देख, जिन्न खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन बाबा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चुप रह, वो तुझे बुला रहा है। तेरी मौत बनकर चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे में खूब अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। लाइट चला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा था। बाबा, अभी तो वहां कुछ भी नहीं था। चुप रह, वो जिन्न गुस्सा होकर जा रहा है। उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। लेकिन बाबा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो चला गया, लेकिन गुस्से में ये पेड़ बीच रास्ते में गिरा गया। यहां से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे नहीं जा सकते हैं। बाबा, आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब बाद में, भाग यहां से, जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था। फिर वो हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला था। तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन बाबा, इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाएंगे? मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा। कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। सुनिए माँ, पिताजी को ये सब मत बताना। पिताजी पहले से ही बीमार हैं। माँ जी ये सब सुनेंगी तो डर जाएंगे। अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वो यहाँ तक आएगा कैसे? वो सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। बाबा, आपको मेरा घर कैसे मिला? मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई और कहा, तुझे भी खा जाऊंगी। तो इस पर तांत्रिक ने कहा, किसने भेजा है तुझे यहाँ? इस परिवार को बर्बाद करना है। सही सही बता, क्या बात है? ये मुझे शमशान से साथ लाया। कब? इसका दोस्त मरा था, तब ये शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। ये जूते पहनकर उस पर चढ़ गया। तभी से मैं इसके साथ अपना बदला लेने आई हूँ। इस पर तांत्रिक ने कहा, निशांत, क्या ये सही बोल रही है? हाँ, पता नहीं बाबा, एक चिता तो जल रही थी पास में,
पर मुझे नहीं पता कि मैंने उस पर कब पैर रख दिया। शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? बाबा गलती हो गई। तो इस पर तांत्रिक ने कहा, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहां से। नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। तो इस पर तांत्रिक ने कहा, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। कहाँ है तेरी बेटी? जमुना के पीछे झुग्गी में। उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक के नीचे चढ़ गई। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की मां बेहोश हो गई। फिर तांत्रिक ने कहा, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। तो रेखा ने कहा, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए। वहां झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद ना तो वो तांत्रिक कभी नजर आया और ना ही वो चुड़ैल। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।